हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के क्लास फर्स्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स में हमको क्या पढ़ना है। जो केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन मेनली पढ़ते हैं। जो केमिकल काइनेटिक्स है, इस केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग मेनली रेट्स ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। काइनेटिक्स जो है वो लैटिन वर्ड काइनेसिस से बना है, जिसका मीनिंग होता है मूवमेंट। तो इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हम लोग, जैसा मैंने कहा कि एक तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, एक तो हम लोग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, एंड दूसरा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है कि वेदर दिस रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट, कि ये रिएक्शन पॉसिबल होगा या नहीं होगा, कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा, ये कितना अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होगा, हमको ये पता चलता है। थर्मोडायनेमिकली डायमंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो वो इतना स्लो होता है क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। इतना स्लो चेंज होता है कि उसका कोई मायने ही नहीं रहते उस कन्वर्जन के। तो थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डायमंड, बट काइनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेट ऑफ रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्टिवेशन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चेंज होता ही नहीं है। तो जो मैक्रोस्कोपिक लेवल है, उस मैक्रोस्कोपिक लेवल में कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, ये सभी चीज़ें देखी जाती हैं। एंड एट द मॉलिक्यूलर लेवल रिएक्शन मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व होता है, उसमें ओरिएंटेशन एंड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। प्रॉपर ओरिएंटेशन होना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो उस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसके बराबर या उससे ज़्यादा होना ज़रूरी होता है। देन ओनली दैट रिएक्शन कैन बी प्रैक्टिकली पॉसिबल। तभी रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा और तभी वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो पाएंगे। अगर हम मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से मतलब क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, उन स्टेप्स का सीक्वेंस क्या होता है, वो सीक्वेंस वाइज स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन एनी केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। और ये एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट होता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है। थियोरेटिकली हम किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म तब तक नहीं बता सकते जब तक कि उस रिएक्शन में इन्वॉल्व स्टेप्स, उनका सीक्वेंस और उनका स्लो एंड फास्ट रेट जो है वो हमको ना बताया जाए। तो ये प्योरली एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, जो रेट्स ऑफ रिएक्शन में, एग्जैक्ट रेट्स ऑफ रिएक्शन में या इंस्टेंटेनियस रेट्स ऑफ रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिनके बारे में आगे अपन पढ़ेंगे। जो रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पे हम रिएक्शंस को 3 क्लासेस में बांट सकते हैं। रेट्स ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे हम रिएक्शंस को वेरी फास्ट रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शंस एंड स्लो रिएक्शंस में क्लासिफाई कर सकते हैं। जो फास्ट रिएक्शंस होती हैं उनको कंप्लीट होने में 10⁻12 टू 10⁻16 सेकेंड्स लगते हैं। जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, यानी ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनके होने में लाइट का इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, बिना लाइट के जो रिएक्शंस नहीं हो पाती हैं उन्हें हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल विजन रिएक्शंस, जिसे रेटिनल आइसोमेराइजेशन भी कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस एंड H2 + Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में हमको
ट्वाइस HCl देगा। ये सभी रिएक्शंस फोटोकेमिकल रिएक्शंस के कैटेगरी में आती हैं, फास्ट रिएक्शंस की कैटेगरी में आती हैं, जिनको कंप्लीट होने में 10⁻12 टू 10⁻16 सेकेंड्स लगते हैं। जो आयोनिक रिएक्शंस हैं, जो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, जिनको कि कंप्लीट होने में 10⁻6 सेकेंड्स लगते हैं, क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड्स हैं वो कमज़ोर होते हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है, इसलिए वो इतना तेज़ी से हो पाते हैं। प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl, प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जो कि AgNO3 और NaCl के मिलने से, जो AgNO3 एंड NaCl के मिलने से बनता है। जनरली जो फास्ट रिएक्शंस होती हैं वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, यानी वो कंप्लीट हो जाती हैं। जो मॉडरेटली रेट से होने वाली रिएक्शंस हैं, जैसे ज़्यादातर रिएक्शन जो हमारे सिलेबस में है, जो हम पढ़ेंगे, वो मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं और ना बहुत फास्ट होती हैं ना बहुत स्लो होती हैं। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर मॉडरेट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च वो भी मॉडरेट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और ये रिएक्शंस जो है 10⁻2 सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाती हैं। H2O2 का डिकम्पोजिशन H2O और O2 में, ये भी मॉडरेट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देन थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस में स्लो रिएक्शंस हैं, जैसे करोजन या रस्टिंग जो है, इसको कंप्लीट होने में हफ्तों, महीनों, सालों लग जाते हैं, तो ये बहुत ही स्लो रेट से होने वाली रिएक्शन है। ये रिएक्शंस ऑर्गेनिक रिएक्शंस या कोवलेंट रिएक्शंस या जो मॉलिकुलर रिएक्शंस हैं, बहुत स्लो रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो मजबूत होता है, तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है और उनको तोड़ना मुश्किल होता है। जैसे H2+O2 33 डिग्री के टेम्परेचर पे, दैट इज रूम टेम्परेचर पे, H2O में कन्वर्ट हो जाता है। जनरली जो रिवर्सिबल रिएक्शंस या इक्विलिब्रियम रिएक्शंस हैं, वो कभी कंप्लीट ही नहीं होती हैं, और लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में एंड प्रोडक्ट्स अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता रहता है, और ये रिएक्शंस ही बहुत ही स्लो रिएक्शंस के क्लास में आती हैं। अगर हम और आगे जाएं, तो जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है, उस स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है, जैसे देखिए शुरुआत में यहाँ पर 0 है, तो जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगी और जो प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 होगी। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0 होगी और टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। ये टाइम है और ये कॉन्सेंट्रेशन है। तो टाइम के बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी और टाइम के बढ़ने के साथ साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, यानी उसका जो टेंजेंट रेट है वो नेगेटिव स्लोप होगा, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ती है, यानी उसका जो टेंजेंट रेट होगा वो पॉजिटिव स्लोप होगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है या जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है, उसको हम रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट या रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स हम कहते हैं। तो मैंने क्या कहा कि टाइम के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करता है एंड टाइम के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करता है, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करता है एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। अपीयरेंस हमेशा प्रोडक्ट का होता है, दैट इज फॉर्मेशन, एंड डिसअपीयरेंस दैट is disappearance means the loss, the removal of the reactant or decrease in concentration of reactant. Average rate और exact rate, ये दो तरह के रेट्स किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए होते हैं। हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है उसको दो क्लासेस में बांट सकते हैं, एक तो एवरेज रेट होता है और एक एग्जैक्ट रेट होता है। एग्जैक्ट मीन्स इंस्टेंटेनियस रेट। तो जो एग्जैक्ट रेट होता है और जो एवरेज रेट होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो एक लार्जर इंटरवल ऑफ टाइम में कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा उस बारे में होता है, और जो एग्जैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है
किसी एक स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, स्मॉलेस्ट यानी उससे और ज़्यादा छोटा इंटरवल ऑफ टाइम नहीं कर सकते। तो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, दैट इज एग्जैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि किसी एक लार्जर इंटरवल ऑफ टाइम में, एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कितना अमाउंट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट का चेंज हो रहा है। ये एग्जैक्ट रेट में और एवरेज रेट में डिफरेंस होता है। जो एवरेज रेट है उसे डेल एच अपॉन डेल टी से डिनोट करते हैं, और जो एग्जैक्ट रेट है उस एग्जैक्ट रेट को हम डी एच अपॉन डी टी से डिनोट करते हैं। जो डी टी है वो इतना स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है कि अगर और उससे छोटा इंटरवल ऑफ टाइम हम लेंगे तो जो चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट है दैट विल बिकम जीरो। तो यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज ही नहीं होगा, यानी रिएक्शन होगी ही नहीं। इतना छोटा इंटरवल ऑफ टाइम dt होता है कि उससे और छोटा कर दें तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा ही नहीं, रिएक्शन प्रोसीड करेगी ही, सॉरी। तो आगे अगर हम और जाएं तो जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है उस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम माइनस आर अपॉन टी, ये जो आर है ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, और रिएक्टेंट हमेशा टाइम के साथ साथ डिक्रीज करता है जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है, इसलिए हमने माइनस लिया है। और ये P है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है। प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ बढ़ता है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट होता है एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट होता है, इसलिए रिएक्टेंट में हमेशा माइनस एंड प्रोडक्ट में हमेशा प्लस लिखा जाता है। अगर डेल टी हम जीरो ले लें, यानी चेंज इन टाइम जो है वो अगर हम जीरो ले लें, तो वो चेंज इन टाइम अगर जीरो लेंगे हम, तो वो जो इंस्टेंटेनियस रेट है, वो इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो तब होगा जबकि रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम में या किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हो। तो डेल टी अगर हम लें तो वो डेल टी जीरो हो जाता है, और उस डेल टी की जगह पर हम डी टी लेते हैं, इतना छोटा इंटरवल ऑफ टाइम होता है। देन देखिए, एक टाइम, ये इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो टाइम है, और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन है। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, C1 है, और टाइम कितना है, T1 है। अब अगर हम और आगे जाएं तो ये दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम है, इस दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम को हम T2 कहते हैं, और उसमें कॉन्सेंट्रेशन C2 होता है। ये तीसरा पॉइंट ऑफ टाइम है, इस तीसरे पॉइंट ऑफ टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन C3 होती है और वो टाइम T3 होता है। तो एक ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एग्जैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये एग्जैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये एग्जैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन है, और ये तीन एग्जैक्ट रेट्स ऑफ रिएक्शन मिलकर के क्या बनाते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस बनाते हैं। यानी बहुत सारे एग्जैक्ट या इंस्टेंटेनियस रेट्स ऑफ रिएक्शन मिल करके, यानी किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, ये बहुत सारे मिल करके एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बनाते हैं, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देते हैं। तो जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट का स्लोप हमेशा नेगेटिव होता है और प्रोडक्ट का स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस लिखा है। माइनस का मतलब क्या है कि टाइम के साथ साथ जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नीचे जा रही है, डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज कर रही है मतलब नेगेटिव है, रिड्यूस हो रही है, यानी स्लोप नेगेटिव है। और जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का स्लोप टाइम के साथ साथ इंक्रीज करता है, यानी पॉजिटिव। ये प्रोडक्ट है, और जो रिएक्टेंट है उसका स्लोप हमेशा टाइम के साथ साथ जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है वो हमेशा डाउन स्लोप शो करता है। अब आप अगर एक रिएक्शन देखें तो उस रिएक्शन में, अगर एक रिएक्शन देखें हम N2 प्लस थ्राइस H2, तो N2 प्लस थ्राइस H2 जो है ये हैबर्स प्रोसेस कहलाती है। ये क्या कहलाती है, हैबर्स प्रोसेस कहलाती है, N2 प्लस थ्राइस H2। ये जो N2 प्लस थ्राइस H2 है ये हैबर्स प्रोसेस कहलाती है, इसमें ट्वाइस NH3 बनता है। ये इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया होता है।
इसमें जो dx अपॉन dt है, यानी जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, माइनस डी एक्टिव मास ऑफ N2 अपॉन dt इज इक्वल टू, ये 1 मॉलिक्यूल है। अब ये कितना है, 3 है, तो अगर आप इसको 1 के बराबर इस 3 को करेंगे तो आपको माइनस 1/3 डी एक्टिव मास ऑफ H2 अपॉन dt करना होगा, इज इक्वल टू। अब यहाँ ये 2 है, ये 1 था तो इस 3 को आपको करने की जरूरत नहीं थी, ये 3 था तो इस 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के वो 1 के बराबर होगा। ये 2 है तो 2 को हाफ से मल्टीप्लाई, 2 वाले पार्ट को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 के बराबर होगा। डी एक्टिव मास ऑफ NH3 अपॉन dt। यहाँ पर आपने प्लस लिखा, यहाँ माइनस, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में हमेशा प्लस होता है और रिएक्टेंट में हमेशा माइनस होता है। तो देखिए वही चीज यहाँ पर लिखी। अब इस रिएक्शन में अगर हम देखें कि N2 का 2.8 ग्राम हम ले रहे हैं, तो N2 के 2.8 ग्राम से NH3 का कितना अमाउंट बनेगा। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 28 ग्राम है। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 14। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 28 ग्राम। तो 28 ग्राम ऑफ अमोनिया से ये 14 प्लस 3 17, 17 टू 34, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बनता है। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन से 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बनता है। तो 2.8 ग्राम नाइट्रोजन से कितना ग्राम अमोनिया बनेगा, 3.4 ग्राम अमोनिया बनेगा। वही चीज यहाँ पर अपन ने लिखा है। जो गैशियस रिएक्शंस होती हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती हैं और कंसंट्रेशन जो है वो पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो गैशियस स्टेट वाले रिएक्टेंट्स हैं उनके लिए कंसंट्रेशन की जगह पर पार्शियल प्रेशर टर्म को भी यूज किया जा सकता है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, या अगर गैशियस रिएक्टेंट है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट से पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। रिएक्टेंट से पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर रिएक्टेंट्स गैशियस स्टेट में है तो जो SO2 है वो गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है और SO3 भी गैस होता है। तो यहाँ पर देखिए dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, dx अपॉन dx अपॉन dt, dx अपॉन फाइन, थैंक यू वेरी मच।